आप सभी को गुड मॉर्निंग। कल मैंने भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में आप लोगों को बताया था कि भारतीय इतिहास के कौन कौन से स्रोत हैं। आज मैं उसी वीडियो को आगे लेकर जाता हूं और आज मैं पुरातात्विक स्रोत के बारे में चर्चा करूंगा। आशा करता हूं कि कल का वीडियो पसंद आया होगा। और सबसे बड़ी बात, कल आपने मोदी जी के मन की बात सुनी ही होगी। उनके मन की बात से ऐसा लग रहा था कि अभी लॉकडाउन और आगे बढ़ ही सकता है। जैसे बिहार की स्थिति है, खास करके हमारे शहर की कि रोज़ मिल रहे हैं, तो इसके कारण लॉकडाउन बढ़ेगा। तो लॉकडाउन का असर अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल मत होने दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट ने मांग की है, सर आप लाइव होकर पढ़ाइए। तो मैं जल्द ही लाइव होऊंगा और आप लोगों के बीच आऊँगा। बस 1-2 दिन के अंदर मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद फिर आप लोग को रेगुलर जैसे मैं क्लास में रोज़ पढ़ाता था एक सब्जेक्ट, उसी तरह मैं आप लोग की पढ़ाई करूँगा। कम से कम 1.5 से 2 घंटे की लाइव क्लास मैं आपको लोग दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में आज हम लोग पुरातात्विक स्रोत की चर्चा करेंगे। कल जैसा मैंने बताया था कि पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत 2 भागों में बांटा गया है। तो पुरातात्विक स्रोत को भी हम फिर से 3 से 4 भागों में बांटते हैं। पहला अभिलेख, दूसरा मुद्रा, तीसरा स्मारक स्थापत्य कला और चौथा मूर्तियां एवं चित्रकला। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अभिलेख की। अभिलेख से बहुत सारे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। खास करके आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, या तो रेलवे हो, चाहे हमारे बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम हो, इंटर का हो, चाहे यानी अभिलेख से जितने भी क्वेश्चन आए मैं आप लोग को आज क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले प्रश्न आता है, अभिलेख कहते किसे हैं। तो अभिलेख का प्रारूप आज के ज़माने में भी उपलब्ध है। जैसे समझिए कि मान ली कोई रोड बनता है तो लिखा जाता है कि फलाने मंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया, उसकी प्राकलित राशि, तो वो भी क्या एक अभिलेख है। प्राचीन जमाने में क्या होता था कि पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को अभिलेख कहते हैं। अभिलेख के माध्यम से राजा क्या करता था, जनता को संबोधित करता था और जनता अभिलेख से पढ़कर राजा की आज्ञा का पालन करता था। उसी को अभिलेख कहा जाता है। कहा जाता है कि सर्वप्रथम सबसे प्राचीन अभिलेख जो है एशिया, मध्य एशिया से मिला हुआ बोगज गोई अभिलेख है, जिसपे इंद्र और वरुण का भी चर्चा मिलता है। लेकिन अगर भारत में बात किया जाए तो सर्वप्रथम भारत में अभिलेख चलाने का श्रेय अशोक को जाता है। यह भी कहा जाता है जनता को अभिलेख से संबोधित करने वाला भारत का पहला राजा अशोक था। अशोक ने अभिलेख जारी करने की प्रेरणा ईरान के राजा डेरियस प्रथम से ली थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि अशोक ने अभिलेख जारी करने की प्रेरणा ईरान के राजा डेरियस प्रथम से ली थी। ये वो जो हकमनी वंश का क्या था, शासक था। अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी कहलाता है। और नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत बराबर सभी एग्जामों में आता है कि अशोक के अभिलेख को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को 1837 में जाता है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे अभिलेख हैं जिसपे बराबर क्वेश्चन एराइज होते हैं। चलिए मैं एक एक करके सभी अभिलेख की चर्चा करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख की। हाथी गुम्फा अभिलेख इसलिए भी चर्चित है कि कल भी मैंने बताया था कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम हाथी गुम्फा अभिलेख में ही मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर से जो नजदीक ही है, 2-3 किलोमीटर दूर उदयगिरी की पहाड़ी है, वहीं से ये प्राप्त हुआ है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। सबसे ज्यादा प्रश्न ये आते हैं, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध कलिंग नरेश खारवेल से है। लेकिन प्रश्न ये भी देता है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस वंश से है। तो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध चेदी वंश से है। जी, कलिंग नरेश खारवेल चेदी वंश से संबंधित है और वे जैन धर्म अनुयायी थे। यानी कलिंग नरेश खारवेल जैन धर्म अनुयायी थे। साथ ही साथ उनकी राजधानी तोसली थी। कलिंग की राजधानी कहाँ थी, तोसली थी। तो ये थे हमारे हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में जानकारी। इससे बहुत सारे प्रश्न आएंगे, आशा करता हूं कि आप लोग पूरी तरह से इसे बनाइएगा। अब बात करते हैं जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख है जो शुद्ध संस्कृत में जारी भारत का पहला अभिलेख है
और यह रुद्रदामन से संबंधित है। ये प्रश्न आता है, जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस राजा से है? रुद्रदामन से। और जूनागढ़ अभिलेख से ही सर्वप्रथम सुदर्शन झील के उल्लेख का वर्णन मिलता है, यानी सुदर्शन झील से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया, तो मैं चैप्टर में ये सब सारे क्वेश्चनों का जिक्र करूंगा, चर्चा करूंगा। जूनागढ़ के बात करते हैं ऐहोल अभिलेख से। ऐहोल अभिलेख जो है, ऐहोल अभिलेख वो चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है और जिसके रचयिता जैन कवि रवि कीर्ति थे। ऐहोल अभिलेख से सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। तो यहाँ पे आपको ये बात की जानकारी होनी चाहिए कि ऐहोल अभिलेख से हमें सर्वप्रथम ये पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। अब बात करते हैं ऐरन अभिलेख। ऐरन अभिलेख इसलिए भी चर्चित है, इसलिए भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख ऐरन अभिलेख से ही मिलता है। भारत में सती प्रथा तो आप लोग को पता ही है, तो सती प्रथा का उल्लेख ऐरन अभिलेख से ही मिलता है और यह गुप्त काल से संबंधित है। गुप्त काल से दो और अभिलेख संबंधित है, मथुरा अभिलेख एवं महरौली स्तंभ लेख। मथुरा और महरौली स्तंभ लेख है जो गुप्त काल से ही संबंधित है, चंद्रगुप्त द्वितीय से। अब बात करते हैं पर्याप्त प्रशस्ति अभिलेख। ये प्रश्न, इससे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। पर्याप्त प्रशस्ति अभिलेख है जो वो समुद्रगुप्त से संबंधित है, जो प्रयागराज किस शहर का नया नाम है? आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, प्रयागराज किस शहर का नया नाम है? तो प्रयागराज में स्थित है जो समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के कवि हरिसेन ने की थी। जी हाँ, इसकी रचना समुद्रगुप्त के कवि हरिसेन के द्वारा ही की गई थी। अब बात करते हैं मंदसौर अभिलेख की। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है, जिसमें पहली बार बुनकरों की चर्चा मिलती है। रेशम बुनकर जो रेशम को बुनने का काम करते थे, उनकी चर्चा मिलती है। अब एग्जाम में आपसे बराबर ये सवाल पूछे जाते हैं कि ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। खरोष्ठी कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं। तो पहले मैं दो चीज बता देता हूं कि भाषा और लिपि। भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं? तो जिन अक्षरों का प्रयोग भाषा में लिखने के लिए किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। जैसे आप जब हिंदी लिखते हैं तो आपकी लिपि क्या हो जाती है? देवनागरी। और जब इंग्लिश लिखते हैं तो आपकी लिपि क्या हो जाती है? रोमन। तो वही बात करते हैं। तो मुख्य रूप से उस समय दो भाषा थी, एक प्राकृत एक यूनानी। तो प्राकृत भाषा की जो लिपि थी वो ब्राह्मी थी। अब ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इससे बराबर प्रश्न आते हैं, हम लोग कंफ्यूजन आते हैं। रीजनिंग भी आप लोग पढ़े होंगे, तो बाएं से दाएं लिखी जाती थी। जबकि अगर बात करा जाए यूनानी भाषा की तो उसकी लिपि खरोष्ठी थी, जो इसके ठीक विपरीत यानी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और प्राकृत भाषा जो थी उस समय जन समान की भाषा थी, यानी प्राकृत भाषा उन लोग उस समय सबसे ज्यादा बोला जाता था। अब बात करते हैं मुद्रा के बारे में कि मुद्रा से हमारे इतिहास का पता कैसे चलता है। तो चलिए बात करते हैं मुद्रा, जिसका अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। ये प्रश्न बराबर आते हैं, मुद्रा का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मैटिक्स। आपसे एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। डाक टिकट का संग्रह क्या कहलाता है? ये भी एग्जाम में बहुत आता है। डाक टिकट का संग्रह क्या कहलाता है? नीचे कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं, कहा जाता है कि पहले अगर हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल में, तो वैदिक काल में क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता में कि कहीं कहीं मोहरें मिलती है तो वो सेल खड़ी की मिलती है। प्रारंभिक जो मुद्रा है वो सेल खड़ी की मिलती है। कुछ जगह ये भी बताया जाता है कि पहले क्या था, बार्टर। इकोनॉमिक्स में एक टर्म आता है बार्टर। बार्टर मीन्स क्या होता है कि मुद्रा के बिना वस्तुओं का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? बार्टर कहलाता है। आज भी क्या होता है, गांव में धान लेके जाते हैं, धान का बदले में जितना पैसा उतने बदले में सामान ले लेते हैं, यही चीज बार्टर है। लेकिन जैसे जैसे हमारी व्यवस्था विकसित हुई, मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ। तो प्राचीन काल में जो सर्वप्रथम मुद्रा चलाई गई थी उसे आहत कहा गया था। आहत या पंच मार्क भी कहा गया था। आहत इसलिए भी कहा जाता था कि ठप्पा मार के मुद्रा बनाया जाता था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? आहत।
यहाँ पर एक कंफ्यूजन और आ जाता है कभी कभी कि आपका प्रश्न आता है आगम क्या है, आगम क्या है। तो जैन साहित्य को आगम कहा गया है। तो ये प्रश्न भी आहत और आगम में कुछ लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो समझिएगा प्राचीन सिक्कों को आहत कहा गया है जबकि जैन साहित्य को आगम कहा गया है। अब बात करते हैं सर्वप्रथम भारत में सिक्कों पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा, जो शुरुआत करने का श्रेय भी बोल सकते हैं, परंपरा की नींव रखने का श्रेय यूनानी शासकों को जाता है, यूनानी शासकों को जाता है। आप लोग को बराबर ये कंफ्यूजन होता है कि भारत में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए, शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, शीशे के सिक्के किसने चलाए। ठीक है, तो आज वो दूर कर लीजिए, एकदम एक लाइन में इसको अच्छा समझिएगा। 3 क्वेश्चन बराबर आते हैं। भारत में सर्वाधिक सिक्के किसने चलाए, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के किसने चलाए। तो ये तीनों क्वेश्चन को आज मैं क्लियर करता हूं। सबसे पहले अगर प्रश्न पूछा जाए भारत में सर्वाधिक सिक्के किसने चलाए, तो ये आपका हो जाएगा, इसका आंसर होगा मौर्य काल, मौर्य साम्राज्य के राजाओं ने। मौर्य साम्राज्य के में सर्वाधिक सिक्के चलाए गए थे। अगर सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का पूछा जाए तो कुषाण वंश के राजाओं ने, यानी कुषाण वंश के राजाओं ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। और आपको पता है कि सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कितने कैरेट का होता है? जी हाँ, 24 कैरेट का, जिसे हम लोग इकोनॉमिक्स में टर्मिनोलॉजी में प्राइमरी गोल्ड भी कहते हैं। 24 कैरेट शुद्ध सोने को प्राइमरी गोल्ड कहते हैं। अब बात करते हैं सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के चलाने का श्रेय गुप्त वंश को जाता है, यानी गुप्त वंश के शासकों ने सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के चलाए। उसी गुप्त वंश के शासकों में एक शासक था समुद्रगुप्त, जिसे अपने सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। यह प्रश्न आता है गुप्त वंश के किस राजा को सिक्कों पर बीना बजाते दिखाया हुआ है, जिससे यह पता चलता है कि समुद्रगुप्त संगीत का शौकीन था। तो समुद्रगुप्त को सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। अब बात करते हैं सर्वप्रथम सिक्के का सिक्का। तो सर्वप्रथम शीशे का सिक्का सातवाहन वंश के शासकों ने चलाया था। आंध्र सातवाहन, जो गौतमीपुत्र सातकर्णी थे, सातवाहन वंश के शासकों ने चलाया था। और सातवाहन वंश की एक और विशेषता यह भी है कि सातवाहन वंश के राजा अपना सरनेम माता के नाम पे रखते थे। ये प्रश्न बराबर आता है, किस वंश के शासक अपना सरनेम अपनी माता के नाम पर रखते थे? जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी, ये सब जितने भी वंश है अपना सरनेम माता के नाम पे रखते थे। एक प्रश्न और समझिएगा कि इल्तुतमिश, जब हम सल्तनत काल पढ़ेंगे, सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है वास्तविक संस्थापक। याद रखिएगा, मैंने वास्तविक संस्थापक बोला है, ना कि संस्थापक बोला है। इसलिए सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को बोला जाता है। उन्होंने चांदी का टंका जो 175 ग्रेन का था तथा तांबे का जीतल चलाया था। तांबे का जीतल, इन्होंने 2 मुद्रा चलाया था। यह प्रश्न बराबर आता है। चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल किसने चलाया था? तो इल्तुतमिश ने। जबकि रुपये नाम से सिक्का सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने चलवाया था। रुपये नाम से सिक्का सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने चलवाया था। रुपये नाम का सिक्का शेरशाह सूरी ने चलाया, जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूं। और यही रुपया बाद में ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने इसी आधार पे रुपये नाम का सिक्का भी चलाया था, जो शेरशाह के रुपये के मॉडल पे आधारित था। यहाँ से एक प्रश्न और आता है कि भारत के पास पहले रुपये का अपना प्रतीक नहीं था, फिर भारत ने क्या है रुपया के भी अपना प्रतीक बनाया। तो यहाँ पर प्रश्न बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने बनाया था या इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका डिजाइन डी उदय कुमार ने तैयार किया था। आप लोग को तो ये पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, रुपये का डिजाइन डी उदय कुमार ने तैयार किया था। अब बात करते हैं मुद्राओं का राजकुमार। ये प्रश्न बराबर पूछा जाता है कि मुद्राओं का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मुद्राओं का राजकुमार MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है, जो इतिहास का सबसे अभागा राजा कहा जाता है, पगला राजा कहा जाता है। इसके मरने पर जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली, प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। लेकिन जो भी कहिए, पूरे सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा और ज्ञानी राजा था तो वो MBT था, मोहम्मद बिन तुगलक। इतिहासकार एडवर्ड टॉमस ने इसे मुद्राओं का राजकुमार कहा था, क्योंकि MBT ने सांकेतिक मुद्रा का चलन किया था।
तो इस कारण इन्हें मुद्राओं का राजकुमार कहा जाता है। ये सांकेतिक मुद्रा बहुत ही अच्छा टॉपिक है, पढ़ना है। मैं जब पढ़ाऊंगा, दिल्ली सल्तनत शुरू करूंगा, तब इस पर और विशेष रूप से चर्चा करूंगा। उसके बाद बात करते हैं, बहुत सारे प्रश्न आते हैं, किसने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति खुदाई, किसने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति खुदाई, किसने अपने सिक्कों पर पार्वती शिव की आकृति खुदवाई। तो अब बात करते हैं, मोहम्मद गौरी ने अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति खुदाई थी। मोहम्मद गौरी। अगर मुगल काल की बात करें तो अकबर ने राम सीता की आकृति अपने सिक्कों पर खुदाई थी। कहा जाता है अकबर ने ये प्रेरणा जोधा भाई के कारण भी किया था। कुछ इतिहासकार मानते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी नहीं मानते। तो अकबर ने राम सीता नामक जो सिक्का था, यानी सिक्के के एक साइड राम सीता की आकृति खुदवाई, एक साइड अपना। उसके बाद हैदर अली ने पगोड़ा नामक स्वर्ण सिक्के जारी किए, पगोड़ा, जिसपे पार्वती और शिव की आकृति उन्होंने खुदवाई, पार्वती और शिव की आकृति। अब हम बात करते हैं मंदिर, मूर्तियां एवं चित्रकला की। जैसे मैंने अभी तुरंत बताया था आप लोग को मुद्रा के बारे में, तो मंदिर, मूर्तियां एवं चित्रकला से भी हमें प्राचीन इतिहास के स्रोतों के बारे में पता चलता है। अगर बात किया जाए तो सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में मंदिर शब्द की चर्चा मिलती है। और अगर बात किया जाए कुषाण काल से मूर्ति पूजा का भी प्रमाण मिलने लगा है, यानी मूर्ति बनाने का प्रमाण मिलने लगा है। तो देखा जाए तो हम मंदिर निर्माण शैली को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला नागर शैली, दूसरा द्रविड़ शैली, तीसरा बेसर शैली। बराबर ये प्रश्न आते हैं कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस शैली में बना हुआ है, गोपुरम किसकी विशेषता है, गोपुरम से तो प्रायः सवाल आते हैं। तो चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नागर शैली की। अगर किसी भी मंदिर की अगर हम बात करें तो मुख्यतः उसमें एक प्रवेश द्वार होता है। प्रवेश द्वार के बाद एक गर्भगृह होता है जिसमें भगवान विस्थापित होते हैं, वे भगवान की प्रतिमा स्थापित की जाती है। उसके बाद एक शिखर होता है, शिखर के ऊपर एक कलश होता है और कलश के ऊपर ध्वज होता है। अमूमन उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं वो अधिकतर नागर शैली में बने हुए हैं। नागर शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो नागर शैली की प्रमुख विशेषता है कि उसकी भूमि जो होती है वो आयताकार होती है और ऊपर विमान की व्यवस्था होती है। गर्भगृह जो होता है वो भूमि से बहुत ऊंचा होता है। साथ ही साथ जो ये विमान होता है इस तरह की आकृति की बनी होती है और उस पे एक कलश लगा होता है और उस पे एक फिर ध्वज लगा होता है। इसके महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं खजुराहो के मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे हम ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। यहाँ से जगन्नाथ मंदिर से 1-2 प्रश्न बराबर आते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ निकाली जाती है? तो पुरी में निकाली जाती है। और ये किन देवता के सम्मान में निकाली जाती है? तो ये भगवान जगन्नाथ जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, उन्हीं का नाम, एक अन्य नाम भगवान जगन्नाथ मिलता है। और उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा का तीनों का अलग अलग रथ यात्रा निकलता है। ये प्रश्न बराबर आता है। आपसे मेरा एक प्रश्न है, सुभद्रा के बेटे का नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सुभद्रा के बेटे का नाम क्या था? और कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाने का श्रेय नरसिंह देव प्रथम को जाता है। तो ये था हमारा नागर शैली। ये भी पूछता है नागर शैली के मंदिर सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तर भारत में नागर शैली के मंदिर ज्यादा पाए जाते हैं। अब बात करते हैं द्रविड़ शैली के मंदिर दक्षिण भारत में ज्यादा पाए जाते हैं। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? गोपुरम। समझिए गोपुरम किसे कहते हैं? तो जितने भी दक्षिण भारत में मंदिर हैं उस मंदिर के आगे एक बड़ा सा प्रवेश द्वार होता है, उसे ही गोपुरम कहा जाता है। ये प्रश्न बराबर आता है, गोपुरम किस मंदिर शैली की विशेषता है? तो द्रविड़ शैली की। इसकी विशेषता यह है कि यह पिरामिडीय विमान होती है तथा विमान पर मंजिल होते हैं। इसके कहने का मतलब क्या है कि इस तरह का बना होता है विमान, यानी एक मंजिल और जैसे जैसे ये बड़ा इससे छोटा, फिर ये इससे छोटा, इस तरह का जो मंदिर होता है वो द्रविड़ शैली में बना होता है। अंत में एक गुंबदाकार आकृति होती है जिसपे झंडा लगा होता है। इसके प्रमुख एग्जाम्पल कौन कौन है? कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर, महाबलीपुरम का रथ मंदिर, तिरुपति का बालाजी मंदिर
जो सबसे अमीर मंदिर भी माना जाता है। कहा जाता है कि द्रविड़ शैली का विकास सबसे ज्यादा चोल शासकों के संरक्षण में हुआ था। चोल शासक जो अपना राजमूर्ति कहते हैं, और साथ ही साथ जो स्थानीय स्वशासन का जो देन है, ठीक है, वो प्राचीन काल में चोल शासकों को माना जाता है। लेकिन अगर आधुनिक भारत में पढ़ते हैं तो बोला जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। तो ये बातें याद रखिएगा। साथ ही साथ एक बात, कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण महेंद्र तृतीय ने करवाया था। अब बात करते हैं तीसरी शैली, बेसर शैली, जो मुख्य रूप से दक्कन क्षेत्र यानी महाराष्ट्र के क्षेत्रों में फैली हुई है। और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में इस तरह की शैली के मंदिर बने हुए हैं, जिसके प्रमुख एग्जाम्पल क्या है आपका एलोरा का कैलाश मंदिर। इस मंदिर की विशेषता यह है कि बेसर शैली की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसका उदय मध्यकाल में हुआ था। साथ ही साथ नागर प्लस द्रविड़ शैली, ये दोनों का मिश्रित रूप है बेसर शैली। मैं वीडियो में इसका फोटो भी लोड कर दूंगा, पिक्चर भी लोड कर दूंगा कि कौन से मंदिर ये आपका नागर शैली में है, कौन से द्रविड़ शैली में है और कौन से बेसर शैली में है। अब बात करते हैं प्राचीन इतिहास के स्रोत में चित्रकला के बारे में। चित्रकला, देखिए चित्रकला में ज्यादा तो नहीं आता, लेकिन एक दो प्रश्न बराबर आते हैं। जैसे भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका है जो मध्य प्रदेश में स्थित है, ये वहाँ के शैल चित्र प्रसिद्ध है। वहाँ जितने भी गुफा है भीमबेटका में, वहाँ शैल चित्र, यानी शैल मतलब क्या होता है? पत्थर पे चित्र अंकित किए गए हैं, इसलिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। यूनेस्को ने इसे अपनी धरोहर में भी शामिल किया है। अब बात करते हैं अजंता गुफा में। अजंता गुफा आप महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, जहाँ पे माता और शिशु का चित्र अंकित है, साथ ही साथ मरणासन राजकुमारी का चित्र अंकित है। और अजंता की गुफा से हमें बौद्ध काल के बुद्ध के बारे में जानकारी और गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। इस तरह से आपका भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत का सारा बिंदु मैंने खत्म कर दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। ये नेक्स्ट वीडियो में आपका वो पूरा आपका ये जो चैप्टर है भारतीय इतिहास के स्रोत, ये खत्म हो जाएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। आज का ऑब्जेक्टिव, पहला सवाल, कभी ना समाप्त होने वाली तथा प्रदूषण रहित ऊर्जा किसे कहते हैं? फिर से, कभी ना समाप्त होने वाली तथा प्रदूषण रहित ऊर्जा किसे कहते हैं? दूसरा सवाल, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? दूसरा सवाल, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तीसरा सवाल, हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जी, प्रश्न फिर से, हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? चौथा सवाल, विश्व के प्रत्येक बच्चे के मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किस संस्था को है? विश्व के प्रत्येक बच्चे के मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किस संस्था को है? अगला, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव लाया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव लाया गया? अगला प्रश्न, पाकिस्तान की साल्ट रेंज किस लिए प्रसिद्ध है? पाकिस्तान की साल्ट रेंज किस लिए प्रसिद्ध है? अगला प्रश्न, सबसे बड़ी जनजातीय समूह कौन है? सबसे बड़ी जनजातीय समूह कौन है? अगला प्रश्न, वर्ष 2010 में किस पशु को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया? वर्ष 2010 में किस पशु को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया? अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक शहरीकृत राज्य कौन है? भारत में सर्वाधिक शहरीकृत राज्य कौन है? अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? सूचना का अधिकार लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? और अंतिम प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए, 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत की है? फिर से प्रश्न, 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत की है? और जाते जाते मेरा एक आपसे सवाल जो कमेंट बॉक्स से नीचे इसका आंसर दीजिएगा, हैदराबाद हाउस कहाँ है? हैदराबाद हाउस कहाँ है? फिर मैं कल आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक आप इसे पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए और नोट्स भी मुझे शेयर कीजिए ताकि मैं देखूं कितने अच्छे से आप इसे पढ़ रहे हैं।
और अभी जैसी स्थिति है हमारे शहर की कोरोना की, तो आप लोग कृपया कर घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। मैं जल्द ही लाइव क्लास लेके आऊँगा और रोज़ कम से कम आपको 1.5 से 2 घंटे लाइव क्लास में पढ़ाऊँगा। इसलिए तब तक धन्यवाद, थैंक यू।